सेट स्टार्ट करेंगे बेटा। तो सेट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पढ़ने के लिए। पहला तो आता है सेट का डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट क्या है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके हैं सेट को लिखने के लिए, ये पढ़ेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो इसमें से जो पहले 2 पार्ट्स है, दैट इज सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एंड टाइप्स ऑफ सेट, ये हम लोग आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और फिर जो बचा हुआ ऑपरेशंस ऑन सेट है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी इसके थ्योरी के लिए, क्योंकि अगर एक ही बार में मैं बता दूंगा तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो। इसलिए मैं जितने भी ऑपरेशंस है उनमें से कुछ ऑपरेशंस एक क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बचे हुए ऑपरेशंस और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से सेट को ख़त्म करेंगे। अब बेसिकली सेट जो है वो एक तरीके से बुनियाद है कैलकुलस की, क्योंकि हम लोग जो फंक्शन स्टडी करते हैं तो फंक्शन भी बेसिकली एक सेट ही होता है। और कैसे सेट होता है ये मैंने फंक्शन के अंदर बताया हुआ है। तो फंक्शन सेट है और बाकी सारे ऑपरेशंस तो आप फंक्शन के ऊपर ही करते हो, लिमिट्स निकालना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, इंटीग्रेट करना हो, ये सारी जो चीज़ें होती है ये फंक्शन के साथ ही होती है। तो अगर फंक्शन सेट है तो इसका मतलब सेट का तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूल्य है। लेकिन अगर हम इस तरीके से उसकी तरफ देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कितना इंपॉर्टेंट है, तो जितना कैलकुलस के अंदर पार्ट दे रखा है उसमें बहुत कम जो वेटेज दिया है वो सेट को दिया है। सेट समझना चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे, इसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, तो एक आध एग्जाम्पल सीईटी में पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तो मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, लिखने वगैरह का सीन नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखवा के नहीं दूंगा कि ये डेफिनेशन है वगैरह वगैरह। उसके लिए आप लोग 11th का जो पार्ट 2 का बुक है उसके अंदर 5th टॉपिक है आपका सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन के वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मतलब रिलेशन के वीडियोस बन चुके हैं। तो शुरुआत में बने थे तो थोड़ा सा उसमें वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, किस तरीके से थोड़ी वॉइस में होगी, और जो उसके अंदर फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिलेशन में ही है ये प्रॉब्लम, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया है, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर ये बात मतलब ऐसा है कि सेट्स अगर समझ में आता है तो ठीक है, तो आगे मतलब हम कम चीज़ें को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ऐसे अगर सेट का सिर्फ डेफिनेशन भी आपको पता है और थोड़ा लिखने का तरीका भी पता है तो भी काम चल जाता है। अगर टाइप्स वगैरह चीज़ें और जो बाकी है ऑपरेशंस वगैरह, तो वो तो पर्टिकुलर सेट के ऊपर अगर एग्जाम्पल बनाना है तो इन सब चीज़ों का मतलब पता होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी सिलेबस में है, और मुझे ऐसा लगा था कि बेसिक टॉपिक है, पढ़ के समझ में आएगा, इसलिए मैंने अब तक इसके ऊपर वीडियोस बनाए नहीं थे, लेकिन अब बना देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सेट किसको कहा जाता है, उसको लिखने का तरीका, और दूसरी चीज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो चलिए, सेट को डिफाइन कैसे किया है बेटा। अब बेसिकली सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसा कहते हैं, या फिर सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह दो मतलब एक ही निकलता है। अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को तोड़ते हैं। अगर मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड ये वर्ड उसके अंदर नहीं लेता तो फिर वो सेट नहीं बनेगा। मैं अगर सिर्फ चीज़ों का कलेक्शन कर रहा हूं बगैर उसको डिफाइन किए तो वो सिर्फ कलेक्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो बन जाता है सेट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये समझना सबसे ज़रूरी है, तो आप सेट को सही तरीके से पकड़ पाओगे, ठीक है। अब जैसे मान आपको ये तो बात पता है कि आप चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। बहुतों को बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करने का शौक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास में बैठे हुए बच्चों का नाम है, ठीक है, तो उनका लिस्ट बना रहे हो,
तो वो जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट तो है, लेकिन उसको हम लोग सेट कह सकते हैं कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो वो किस बेसिस पर चेक होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट बनाया है इसका बेस क्या है, क्या ये वेल डिफाइंड था या नहीं था। तो वेल डिफाइंड का फिर मतलब क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप अगर वो लिस्ट बना रहे हो और कई सारे लोगों को आप वो लिस्ट बनाने को कहते हो, तो सभी के लिस्ट के अंदर के मेंबर सेम आने चाहिए। इससे भी बात क्लियर नहीं होती। अब इसको और एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है। क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड का, सभी लोगों का लिस्ट सेम आने का मतलब क्या। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों को अंग्रेजी भाषा के अंदर जो वोवेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसका आप लिस्ट बनाइए। अब ये काम मैंने 10 बच्चों को दे दिया। अब ये एजम्पशन है हमारा कि उन बच्चों को वोवेल्स का मतलब पता है, इतना तो पता ही है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ का लिस्ट बनाया जा रहा है उसके बारे में उनको जानकारी होती है, ये ध्यान में रखा गया है। तो जिन बच्चों को मैंने लिस्ट बनाने के लिए बोला, 10 बच्चों को मैंने लिस्ट बनाने के लिए बोला, अब 10 के 10 बच्चे जब वोवेल्स का लिस्ट बनाएंगे तो उनका लिस्ट में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, तो उनके लिस्ट में लेटर्स आएंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। लिखने का क्रम बदल सकता है, कोई बच्चा पहले ओ को लिखेगा, कोई बच्चा पहले आई को लिखेगा, कुछ भी लिखे, लेकिन हर बच्चा जब लिस्ट बनाएगा तो उनकी उसके लिस्ट के अंदर यही 5 मेंबर हो गए जब मैंने उसको कहा था कि वोवेल्स का लिस्ट बना। बात समझ रहे हो आप, क्यों, क्योंकि वोवेल्स जो चीज़ है वो वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि इसको वोवेल्स कहा जाता है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा फिर वेल डिफाइंड नहीं होना का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होने का क्या मतलब होता है। तो बेटा अगर जैसे मैंने वोवेल्स का लिस्ट बनाने का, वैसे ही अगर मैं आपको आपके 5 फेवरेट क्रिकेटर का लिस्ट बनाने के लिए बोलता हूँ, जितने वही 10 बच्चे हैं, उन्हीं 10 बच्चों को, जिन 10 बच्चों ने ये लिस्ट बनाया था वोवेल्स का, उन्हीं बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप 5 दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें से कोई भी 5 आप फेवरेट क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाइए। अब आप सोचिए कि क्या 10 के 10 लोगों की जो 5 क्रिकेटर्स के नाम है वो सेम आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने लिस्ट जिस चीज की बनाने के लिए बोला है वहां पर वर्ड यूज किया है फेवरेट क्रिकेटर्स, ठीक है। फेवरेट क्रिकेटर जब मैं कहता हूं तब फेवरेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि फेवरेट का हर किसी का अपना डेफिनेशन होगा कि किसी को कौन सा क्रिकेट प्लेयर किस चीज की वजह से पसंद है वो तो उसी को पता होगा, उसने फेवरेट का क्या डेफिनेशन बना रखा है। बात समझ लो आप लोग, उसने फेवरेट का क्या डेफिनेशन बना रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके लिस्ट में कौन कौन से क्रिकेटर के नाम आएंगे। अब कोई बच्चा है जिसको सिर्फ बैट्समैन ही पसंद होगा, तो और बैट्समैन में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमारे टाइम पे राहुल द्रविड़ हुआ करता था जो कि बहुत डिफेंसिव और जिसको वॉल कहा जाता था इंडियन क्रिकेट का, मतलब टिका ही रहता था, आउट ही नहीं होता था। अब किसी को ऐसे प्लेयर भी पसंद हो सकते हैं, लेकिन किसी को सहवाग जैसे, या फिर आज के ज़माने में कहेंगे तो कोई जो है जो हिटर होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा हिट करता होगा बॉल्स को, है ना, तो वैसे पसंद हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने फेवरेट इस टर्म को डिफाइन कैसे, आपके दिमाग में क्या डेफिनेशन है उसका, उस हिसाब से हर बच्चे का लिस्ट आएगा। तो उसमें ऑब्वियसली जो मेंबर्स है उसके लिस्ट में जो नाम आने वाले हैं वो सबके अलग अलग आएंगे। अब अगर सबके नाम्स अलग अलग आ रहे हैं दैट मीन्स दैट टर्म इज नॉट वेल डिफाइंड, तो वो जो कलेक्शन बन रहा है उसको आप लोग सेट नहीं कह सकते। अब ये जो फेवरेट हुआ ना, तो ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जो रिलेटिव टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति निहाय चीजें बदल देता है, मतलब हर व्यक्ति के कंसिडरेशन में उसका मतलब कुछ अलग हो सकता है। समझ रहे हो, अगर मैं आपको आप ही के क्लास में बैठे हुए मैं आपको कहूं कि ऐसे बच्चों का लिस्ट बनाइए कि जिनकी हाइट बिल्कुल 4 फीट 5 इंच है, अब मैंने चीज को डिफाइन कर दिया। अब आप सबको पता है कि 4 फीट 5 इंच ये जो यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, ठीक है, तो ये थ्रू आउट वर्ल्ड डिफाइंड है एक ही तरीके से। तो जब आप 4 फीट 5 इंच के बच्चे का लिस्ट बनाने जा रहे हो क्लास के अंदर, 50 बच्चे हैं मान लो, तो आप हर किसी की हाइट नापेंगे और बिल्कुल जिनकी 4.5 फीट हाइट है उनका उस लिस्ट में नाम आएगा। तो 10 बच्चों को यह काम दिया गया, तो हर बच्चा 50 बच्चों की हाइट नापेगा और लिस्ट बनाएगा, तो 10 के 10 बच्चों के लिस्ट में नाम सेम बच्चों के आएंगे, क्योंकि इसमें चीज डिफाइंड है।
वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि 4.5 इंच हाइट का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ भी आपके फैमिली मेंबर्स है, तो आपके फैमिली मेंबर्स को आप बोल सकते हो कि सब लोग मिलके 5 पसंदीदा पदार्थों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है, ठीक है। मतलब 5 फेवरेट फूड्स लिखने हैं, लिस्ट बनानी है आपके फैमिली मेंबर्स को। तो मान लेते हैं आपके फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 10 मेंबर, जितने भी है। अब हर किसी ने अपनी लिस्ट बना दी, तो क्या सभी मेंबर्स का लिस्ट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद है खाने के बारे में। तो जब मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज करता हूं, फेवरेट, इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे आप जिस मोहल्ले में पढ़ते हो, सॉरी रहते हो, उस मोहल्ले में अगर आपको मैं बता दूं कि सबसे अच्छे इंसान के नामों की लिस्ट बनाइए, मान लो कि आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं और उसी मोहल्ले में आप कोई भी 10 लोग हैं जिनको लिस्ट बनाने के लिए कहा गया। अब हर किसी का परसेप्शन अच्छा आदमी के बारे में क्या हो सकता है, ये हमें क्या पता। किसी को ऐसा लगता हो कि जो एक्सरसाइज करता है, सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, वो अच्छा आदमी है। किसी को लग सकता है कि जो सबके साथ में अच्छा बिहेवियर करता है वो अच्छा आदमी है। हर किसी का उसके बारे में डेफिनेशन अलग है अच्छे आदमी के बारे में। बात समझ रहे हो आप? तो जितना भी रिलेटिव टर्म्स आते हैं कि जिसमें व्यक्ति निहाय परसेप्शन अलग हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग सेट नहीं कहते। जैसे आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, जो भी ये लेक्चर्स देख रहे हैं, या फिर 9-10 के बच्चे हो सकते हैं, तो आपको तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता है। अब प्राइम नंबर पूरी दुनिया में जहां पर भी मैथ्स पढ़ा जाता है सबको पता है प्राइम नंबर किसको कहा जाता है। अब अगर मैं आप क्लास में बैठे सभी बच्चों को बोलता हूं कि बेटा 1 से लेकर तो 100 तक के प्राइम नंबर का लिस्ट बनाइए, तो सबका लिस्ट सेम ही आना है। हाँ, अब इसमें उस बच्चे को मत लेना कि जिसको प्राइम नंबर का मतलब पता नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे कि प्राइम नंबर को डिफाइन किया गया है, सबको पता है प्राइम नंबर क्या है, और अब 1 से लेकर तो 100 तक के नंबर के बीच के प्राइम नंबर्स का लिस्ट बनाने के लिए कहा है। सबका लिस्ट सेम आएगा, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई 2 को पहले लिखेगा, कोई 2 को लास्ट में लिखेगा, कभी भी लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है और वही एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं वो देखना जरूरी है। तो सेट का डेफिनेशन इस कदर क्लियर होना चाहिए आपको कि जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया मैंने आपके सामने ये कलेक्शन रख दिया है तो क्या ये सेट हो सकता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसने उसको वेल डिफाइंड किया है कि नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये जो कलेक्शन के ऊपर ये जो वेल डिफाइंड वाला वर्ड साथ में जोड़ दिया है, उसके वजह से ये सेट नाम का नया टर्म इजाद हुआ है। अदरवाइज पहले कलेक्शन से काम चल जाता था, ठीक है। कलेक्शन का मतलब तो कलेक्शन ही होता है, लेकिन वो कलेक्शन हो गया। जो अब तक जो सेट नहीं बन रहा था वो कलेक्शन है, ठीक है। तो वो अच्छे लोगों का कलेक्शन है, फिर पसंदीदा खाने का कलेक्शन है, पसंदीदा क्रिकेटर्स का कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन वो सेट तभी बनेगा जब कितने भी लोगों को आप वो बनाने के लिए कहो वो सेम ही मैच करेगा, ठीक है। मतलब 10 लोगों ने बनाया है, आप और 100 लोगों को बनाने के लिए कहिए, तो वो अगर सेम आता है तो फिर मान लेना कि वो कलेक्शन नहीं रहता, वो सेट बन जाता है, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल देख सकते हो कलेक्शन के और सोच सकते हो कि वो सेट बनता है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र के अंदर रिवर्स जितनी भी बहती है उनके नामों का लिस्ट बनाइए, तो वो भी सेट बनेगा, क्योंकि रिवर का मतलब सबको पता है क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि अपने देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स का नामों का लिस्ट बनाइए, तो वो भी सबका सेम आएगा, क्योंकि वो चीज़ वेल डिफाइंड है, ठीक है। मतलब इस तरीके की जो बातें हैं जो वेल डिफाइंड होती, वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए होंगे आप अभी, ठीक है। मैं पूछ भी नहीं सकता समझ गए कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको समझ में आ गई होगी बात। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए। वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया एक ही रखो, मैं तो यही क्राइटेरिया रखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी ने कहा कि कोई कलेक्शन बनाइए और बताइए सेट होता है कि नहीं, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि और 2-4 लोग अगर इसको बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट बनेगा कि नहीं। तो फिर डेफिनेशन कैसे बना सेट का कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट, मतलब सिर्फ कलेक्शन नहीं, तो वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो हम उसको सेट कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है छोटी सी कुछ नियम से, कुछ रूल से सेट को लिखने के लिए। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिखने की।
सेट मतलब रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो आप, लेकिन जैसे अब ये सेट लिखा है आपने वॉवल्स का, तो किसी भी सेट कोई कभी भी आप सेट लिखते हो तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं उसके, उसको एलिमेंट ऑफ द सेट कहा जाता है। तो AEIOU आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब कौन से सेट के एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स लिखेंगे और जिसको कॉमा से आप सेपरेट करेंगे, फिर ये जो एलिमेंट्स लिखे इनको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, इसको हम नोटेशन बोलेंगे। तो नोटेशन क्या है कि किसी भी सेट के मेंबर को अगर आप लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अलावा और दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब आप सेट कोई लिख रहे हो तो आप आपके मर्जी से कोई भी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर सकते हो। ए से लेकर तो जेड तक का कोई भी कैपिटल लेटर लेके आप उस सेट को डिनोट कर सकते हो कि दिस इज अ सेट ए विच रिप्रेजेंट्स वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर करली ब्रैकेट में उनको लिखेंगे और कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि सेट के अंदर के आपको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने ये वाला सेट लिख दिया कुछ भी XYZ, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर के जो एलिमेंट्स लिए वो स्मॉल लेटर से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। तो मतलब इन जनरल कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं करते, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। आगे की चीज़, अब एक और नोटेशन आता है, ये सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, इस वाले सिंबल को, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर मैं इसके ऊपर तिरछी रेखा खींच दूं तो इसको मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये आपको कई बार दिखेगा यूज होते हुए। अब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, मतलब वो उस सेट में है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो सिंबॉलिकली। जैसे इस सेट के अंदर ए आता है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो आपको सिंपली ऐसे लिखना है ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन क्या इस सेट में बी आता है, नहीं आता, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है और आपको वो चीज़ अगर रिप्रेजेंट करने सिंबॉलिकली, तो ये वाला सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू एंड नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू वाला, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें थी, सेट के डेफिनेशन के साथ में आने वाले नोटेशंस थे, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि जो हम लोग सेट लिखते हैं, सेट जो लिखा जाता है, तो इसको लिखने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये नोटेशंस थे, और 3 तरीके से आप आपके हिसाब से लिख सकते हो जो भी आपको इसमें से लिखने के लिए सही लगे। अदरवाइज समझ भी लिया तो भी बात काफ़ी है, एग्जाम्पल के साथ में चीज़ें और भी ज़्यादा ध्यान में बैठ जाती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर क्या आता है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने अभी सेट देखा था, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग लिखते हैं सेट ए और ये एलिमेंट, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3, 5, ठीक है, लिख देते क्या, कोई दिक्कत नहीं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये सेट लिखा है मैंने। और एक और सेट ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट करना है बाद में, तो उसके हिसाब से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। तो ये 2 सेट्स मैंने लिखे बेटा। तो 3 तरीक़ों से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने आपके सामने सेट्स लिखे हैं, तो इसको कहा जाता है रोस्टर मेथड। रोस्टर का स्पेलिंग क्या है देखना पड़ेगा, रोस्टर ROSTER है, रोस्टर मेथड, या फिर इसको लीस्ट मेथड भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्लियर कट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं लीस्ट की तरह,
ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। तो ये एक तरीका होता है दिए गए सेट को रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड। ठीक है, इसको कोई एक और नाम दे रखा है टेबुलर फॉर्म करके। ठीक है, इसको और एक नाम है दैट इज टेबुलर फॉर्म। तो इन सभी का एक ही मतलब है कि आपका जो भी सेट दिया हुआ है उसके अंदर के एलिमेंट्स आप सीधा सीधा हर एक एलिमेंट को मेंशन कर रहे हो, लिख रहे हो। फिर दिमाग में सवाल आता होगा इसके अलावा और क्या तरीका होता है। आपके सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो सबको तो लिखना पड़ेगा ही ना। तो ये तो बेटा इस तरीके में आता है जिसको लिस्ट बनाना कहा जाता है कि हर किसी को लिखा जा रहा है, हर किसी को मेंशन किया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन रोस्टर का मतलब भी लिस्ट ही होता है। ये जो वर्ड है ना रोस्टर, ये दूसरी दुनिया के लोगों का वर्ड है। दूसरी दुनिया मतलब वो जो होते हैं ना, जो इंडिया के नहीं होते है ना, ज़्यादातर जिन लोगों ने मैथ्स डेवलप किया, ग्रीक वगैरह, ग्रीस, पता नहीं कहाँ के होते हैं, ये शायद उधर का वर्ड है या फिर इंग्लिश भी हो सकता है, अपने को पता नहीं। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अपना वर्ड नहीं है। तो लीस्ट भी तो अपना कहा है, लेकिन वही मतलब ये होता है कि अगर इंग्लिश में अगर उसको देखा जाए तो रोस्टर का मतलब भी लीस्ट ही होता है। तो ये रोस्टर मेथड हो गया। ठीक है, चलिए छोड़िए। अब दूसरा मेथड होता है जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको रूल मेथड भी कहा जाता है, रूल मेथड। और सबसे पसंदीदा, मेरा तो सबसे पसंदीदा लिखने का तरीका यही है, रूल मेथड। ये बहुत ज़्यादा कारगर है और ये बहुत जगह पर यूज होता है और बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना, आपके सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जिस रूल के तहत बंधे हुए हैं उस रूल को उसके अंदर मेंशन किया होता है, एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखे होते। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स लिखे हुए नहीं रहते, लेकिन रूल ऐसा होता है कि उसको अगर आप समझ जाए तो आप उस रूल की हेल्प से आप उन सभी एलिमेंट्स को लिख सकते हो, देख सकते हो। तो एक्चुअल में एलिमेंट मेंशन होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रूल उन एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये क्या मैं कह रहा हूं आपको समझ में आएगा अभी, इसीलिए मैंने दो सेट्स लिए हुए हैं। और तीसरा होता है वेन डायग्राम। जॉन वेन नाम का एक आदमी था जिसको ये दोनों भी चीज़ें पसंद नहीं आई होगी शायद, तो उसने एक और नई चीज़ ईजाद की कि भैया, उसका नाम था जॉन वेन। तो उसने कह दिया कि आप सेट को क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट कीजिए, और वो चीज़ मान ली गई। तो फिर उसको नाम दिया गया वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम कब काम में आता है, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो वेन डायग्राम से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है रादर देन यूजिंग प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आई है, ऑपरेशंस ऑन सेट अगर सही तरीके से समझे हो आप, तो वेन डायग्राम से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय। तो वेन डायग्राम इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बट इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। तो इसके अंदर कौन सी फिगर्स यूज होती है, तो जो क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है, ऐसी फिगर जिनका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है। मतलब आपने फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर आके रुक गए जहां से स्टार्ट किया था, तो उसको आप लोग क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर यूज़ की जाती है वो या तो क्वाड्रिलैटरल होता है, फिर उसके अंदर आप रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी ले लो। क्वाड्रिलैटरल होता है, ट्रायंगल होता है एंड सर्कल होता है। इन तीनों क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर का ही आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप अगर चाहते हो तो आप कोई भी रैंडम फिगर ऐसे ले सकते हो, जैसे अमीबा है ना। मतलब अमीबा इसलिए क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पर आके रुक गए हो, तो ये क्लोज्ड फिगर बन गया। तो आप ऐसा आप कोई भी ऐसा किसी भी तरीके का आप फिगर ले सकते हो, और फिर इसके अंदर आप उन एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। तो जैसे बी था और इसके कहीं पर राइट हैंड साइड में ऊपर नाम दे देंगे कि सेट बी है जिसके अंदर के ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा ही आपको। तो ये 3 तरीके हैं बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के और उनके नाम। अब बात करते हैं कि लिस्ट मेथड क्या है। लिस्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट मेथड में क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है उनका नाम लिखेंगे, उनको मेंशन करेंगे, तो वो बन गया लिस्ट। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लिस्ट है। ए सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। बी सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि हर सेट, कोई भी सेट, मतलब सभी सेट ऐसे नहीं होते जो रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे जा सके। बात समझ रहे हो। देखिए रोस्टर फॉर्म में जो लिखा जाता है ना, वही रोस्टर फॉर्म और वेन डायग्राम में ज्यादा फर्क नहीं है। बस रोस्टर फॉर्म में भी लिस्ट होती है, हर एक मेंबर आपने लिस्ट के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो
वेन डायग्राम में क्या होता है, उन्हीं मेंबर्स को उठा के आप किसी क्लोज्ड फिगर में रख देते हो। तो रोस्टर फॉर्म और वेन डायग्राम एक तरीके से एक ही बेसिस पर खड़े रहते हैं। मतलब अगर मैं किसी सेट को लिस्ट मेथड में रिप्रेजेंट कर पाता हूं तो उसको मैं वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी सेट को मैं लिस्टिंग मेथड से नहीं रिप्रेजेंट कर सकता तो फिर मैं उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वेन डायग्राम में तो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो बहुत से सेट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म से ही आप लिख सकते हो, और बहुत से सेट ऐसे होते हैं कि जिनको आप लिस्टिंग मेथड से ही लिख सकते हो। रीजन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। चलिए, अब जैसे मैंने ये लिस्ट बना रखा है, ये एक सेट है। अब जो मैंने ये सेट लिखा है तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो किस रूल के तहत बंधे हुए हैं? क्या आप इनका कोई एक ऐसा रूल बना सकते हो कि जिससे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दीज आर द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच के ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है ये समझते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये वर्टिकल लाइन जो होती है इसको कहा जाता है सच दैट। इसको कैसे पढ़ेंगे? सच दैट A is the set of all x such that x is a prime number, x is a prime number in between 1 and 10। अब आप चाहे ये पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो। जैसे आप ये पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इस सेट के अंदर के एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने ये लिखा ही नहीं है, ये मेरे पास है ही नहीं, और मैं आपको बताता हूँ कि बेटा हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, तो प्राइम नंबर है इन बिटवीन 1 एंड 10। तो आप स्टार्ट कर देंगे लिस्ट बनाना माइंड में। अच्छा 1 एंड 10 के बीच के प्राइम नंबर है, फिर कौन कौन से? 2 होगा, फिर 5 होगा, सॉरी 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा। इसके अलावा कोई होता है प्राइम नंबर? नहीं होता। तो ये 4 प्राइम नंबर्स आप देखो, मैंने लिस्ट करके भी लिखे हैं और मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखा जाता है तब कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या लिखा समझिए, पहले तो सेट का नोटेशन आया, फिर ये जो इक्वल का साइन और कर्ली ब्रैकेट आता है और ये जो एक्स आता है, इसको पढ़ते कैसे? A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। मैं इसको जानबूझकर लिखूंगा क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपका इसी से पाला पड़ेगा। सो मैं लिख रहा हूं A इज द सेट। A क्या है? एक सेट है। A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये लाइन क्या कहती है? सच दैट, सच दैट, ये आगे का एज इट इज। A is the set of all x such that x is a prime number in between 1 and 10। तो मसला सिर्फ यही है, यहीं पर है। मैंने जो सच दैट तक का लिखा हुआ है ना, इसी को समझने में बच्चे दिक्कत आती है बच्चों को। ये क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है? ये कहना चाह रहे हैं कि A एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने x से डिनोट किया है, और वो x क्या है? क्या कहते हैं ये? A इज द सेट ऑफ ऑल x, ऑल रह गया था, इंपॉर्टेंट था ऑल। A इज द सेट ऑफ ऑल x, मतलब A ऐसे एक्सो का सेट है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, A ऐसे एक्सो का सेट है। एक्सो का मतलब समझ रहे हो आप? एक्सो का मतलब समझ रहे हो आप? एक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब A के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट है। कैसे कैसे? तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि A के अंदर ऐसे एक्स एलिमेंट है, और वो x कौन है? तो वो x प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 एंड 10। तो x कौन कौन सी वैल्यू लेगा? तो 2, 3, 5 एंड 7। नहीं समझ में आई? समझ में आई? पता नहीं। A ऐसे एक्सों का सेट है कि वो x क्या है, तो उस x को फिर बाद में डिफाइन करना होता है। मतलब शुरुआत में आप जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हो उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स को। जैसे इस वाले सेट को मैं लिखूंगा सेट बिल्डर में, तो मैं लिखूंगा B इज द सेट ऑफ ऑल x। B ऐसे सारे x से बना हुआ है, हाँ ये कहना सही रहेगा, B ऐसे सारे x से बना हुआ है, और वो x क्या है? तो देखिए अब मैं इसकी प्रॉपर्टी पहचानी, ये क्या है? दीज, ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स है। किसके स्क्वायर से? ये 1, 2, 3, 4, 5 के। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x
इसको ऐसे लिखेंगे सच दैट x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर लिखिए कुछ भी। तो x क्या है, x क्या है, x क्या है, b सेट का एलिमेंट है और उसको कैसे डिफाइन किया है, तो x आर स्क्वायर है। लेकिन r कौन कौन सा लेना है आपको, तो r आपका रहेगा लेस देन 6 लिखेंगे एंड ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसी से काम नहीं बनता, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 6 और 0 के बीच में फिर और भी दूसरे नंबर्स आते हैं रैशनल वगैरह, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको लेस देन और इक्वल टू 5 भी कर सकते हो और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो। r कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो r वैल्यू लेगा 1, क्योंकि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन 1 के बाद 2 लेगा या 1.1 1.2 ऐसे ले सकता है, तो उसके लिए ये नीचे लिखना जरूरी है कि r नेचुरल नंबर से आ रहा है। इसका मतलब r अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो 1 के बाद ग्रेटर नंबर जो आएगा वो सीधा 2 आएगा, उसके बीच का कोई नहीं लेना है। अगर मैं ये चीज नहीं मेंशन करता हूं तो फिर गलत हो गया रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो तो इस रूल इसको आप सॉल्व करने के बाद में आपको यही एलिमेंट्स मिलने चाहिए। अब अगर मैं किसी के सामने लिखता हूं, ये इसको मेंशन ही नहीं करता और मैं सेट बी लिखता हूं सीधा कि बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर लाइज बिटवीन 1 एंड 5, मतलब आर वैल्यूज लेगा 1 से लेकर तो 5 तक की, तो कोई भी बच्चा क्या पूछेगा, सर आर कौन से सेट से आ रहा है। चलिए बात निकल ही गई है तो मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल आई रिप्रेजेंट करता है, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ होल नंबर को, कैपिटल आई और कैपिटल जेड रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को एंड कैपिटल क्यू डैश रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इरेशनल को एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को एंड सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। ठीक है, लिखने का तरीका है, सी के अंदर ऐसी वर्टिकल लाइन दी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड सेट्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जिनके नोटेशन भी फिक्स है कि उनको किस नाम से किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए। जब कैपिटल एन लिखा जाता है तो वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसी तरीके से बाकियों के बारे में। सो दीज आर आवर स्टैंडर्ड सेट्स। अब बात हो रही है, मैं ये कह रहा था कि मुझे यहाँ पर R के बारे में मेंशन करना होगा कि R जो है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो अगर इन सभी को एक साथ मिलाएंगे तो आपको अपने आप यही 5 नंबर मिलेंगे। कैसे, देखिए B क्या है, B ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे X मौजूद है। लेकिन X कैसा है, X को कैसे डिफाइन किया है, तो X R स्क्वायर है। मतलब अगर आपको देखिए B इज द सेट ऑफ ऑल X, मतलब B के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, X मौजूद है। लेकिन x कौन है, तो x आर स्क्वायर है। लेकिन r क्या है, तो r तो कई सारे हैं, कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मैं एक बार 1 लिखूंगा r की जगह तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, तो वो 1 बन गया इसका एलिमेंट। फिर मैं r की जगह 2 रखूंगा, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 बन जाएगा, तो x का वैल्यू मिलेगा 4, तो वो 4 बन जाएगा b का एलिमेंट। फिर मैं r की जगह 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और x इज इक्वल टू 9, तो वो बन गया फिर से b का एलिमेंट। फिर r की जगह 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बन गया, क्योंकि x का वैल्यू 16 मिल रहा है ना, और x क्या है, b का एलिमेंट है, तो 16 भी इसका एलिमेंट हो गया। फिर लास्ट आप क्या रख सकते हो, r का वैल्यू 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारी जगह पर दिया रहेगा, ये इसको थोड़ा सा कम दर्जा दिया हुआ है, इसको लिखने से आदमी थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट मालूम पड़ता है। पता नहीं क्यों ऐसा समझते लोग, लेकिन समझते हैं कि अगर आप लीस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो ऐसा लगता है गवार है, सेट की दुनिया का गवार आदमी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म पता नहीं है। मतलब कब, अगर आप उसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसको लिस्टिंग मेथड से लिख रहे हो तो थोड़ा सा मतलब ऐसा समझा जाता है कि, समझ गया आप मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमारी दुनिया में होता है ना, अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब अंग्रेजी क्या है, पैरामीटर है लोगों का इंटेलिजेंट नापने का। हमें हमारे सामने अगर कोई मराठी में बात करता है तो हम उसको इजी में ले लेते, हम उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन मान लो कहीं पर भी भीड़ में आप गए हो और कोई बंदा आके अंग्रेजी में आपके साथ बात करता है तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है ना। कुछ यही हालत हो चुकी है लिस्टिंग और सेट बिल्डर के अंदर। सेट बिल्डर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, मैं ये नहीं कह रहा ये सही बात है,
समझ लो आप। ये मेरा बिल्कुल नहीं कहना है कि कोई अंग्रेजी में बात करता है जिसका मतलब वो इंटेलिजेंट है और बहुत मतलब उसको कोई बहुत सम्मान की बात है या फिर उसने बहुत कुछ पा लिया अपने जीवन में। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लोगों के परसेप्शन कैसे है। तो इसी तरीके का परसेप्शन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में सेट के अंदर होता है कि इसीलिए सेट। और दूसरी एक और चीज़ है परसेप्शन की जगह पर, मैं तो ऐसी मजाक में बोल रहा था, लेकिन एक और बात है कि लिस्टिंग मेथड में जगह बहुत लगती है लिखने में। जैसे अभी मैंने प्राइम नंबर सिर्फ 1 और 10 के बीच के लिखे हैं। अगर मैं 1 से लेकर तो 1000 के बीच के प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट कर दूं तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपको जगह कम मिलेगी, बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा जगह लगेगी। लेकिन वही चीज़ अगर मुझे बतानी कि वो सेट किस चीज़ को कंटेन कर रहा है, तो मैं सेट बिल्डर के फॉर्म में एक लाइन के अंदर लिख देता हूँ कि ए ऐसे एक्स का सेट है और वो एक्स क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 1000, तो बात खत्म होगी। बस लिस्ट में क्या होता है, नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेट आपके सामने होते हैं, और सेट बिल्डर में क्या होता है, एलिमेंट्स आपके सामने नहीं होते। तो जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है, तो आपको सेट बिल्डर से अपने आप लिस्टिंग में आना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं आगे एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझेगा कि आप अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो और दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, तो आप सबसे पहले बिल्कुल इज्जत के साथ में दिए गए सेट को लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करते हो, ताकि आपको समझ में आए कि भैया इसके अंदर एलिमेंट्स है कितने। मतलब जैसे अंग्रेजी आदमी तभी बोलता है जब तक चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन अगर कोई गुस्से वाली बात हो और गाली गलौज करनी हो फिर अंग्रेजी काम में नहीं आती, फिर अपनी भावना है अपनी भाषा में ही प्रकट होती है। तो कुछ ऐसा ही होता है सेट्स में भी, कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म दिखने में बहुत बढ़िया है और लिखने में भी इंटेलिजेंट जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर असल में कितने एलिमेंट्स है वो पता चलता है जब आप उसका लिस्ट बनाते हो। लेकिन एक चीज़ है जिसमें आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। जैसे कुछ सेट ऐसे हैं जिनको सेट बिल्डर से ही लिखा जा सकता है, और कुछ सेट ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप लिस्ट ही बना सकते हो, जिनके पास आपको रूल बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर वहां पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो जहां पर अंग्रेजी में ही बात करनी है, तब तो कोई शो ऑफ की बात ही नहीं है, कोई प्रदर्शन की बात ही नहीं कि मुझे अंग्रेजी आती है, तब तो वो नीड बन जाती है, तब तो आपको अंग्रेजी में बात करनी होगी। तो ये उसी तरीके से कि जैसे मान लो कि आपने कभी रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा है जो सेट के फॉर्म में लिखा होता है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर आपने किताबों में देखा होगा तो वो कुछ इस प्रकार होता है। मैंने तो आपको बता दिया कि रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equals to p by q and p comma q comes from set of integers where q is not equals to 0। अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन है, ये कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर विच इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का यूज करके रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा गया है। क्या कहने जा रहे हैं, q इज द सेट ऑफ ऑल x, मतलब q ऐसे सारे x का सेट है और वो x क्या है, x है p by q, मतलब x ऐसा नंबर है जो बना हुआ है दो दूसरे नंबर से, एक नंबर ऊपर लिखा जाएगा एक दूसरा, लेकिन ये नंबर कहाँ से आएंगे, तो ये नंबर सेट ऑफ इंटीजर से आएंगे, लेकिन उसमें आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है। देखा कितने खूबी से डेफिनेशन बना रखी है। तो आप फिर इसका सेट लिखने जाए, अब आप इसका लिस्ट बनाइए, तो लिस्ट आप बना ही नहीं पाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि दो नंबर के बीच के आप नंबर ही नहीं लिख सकते। जैसे अगर रैशनल नंबर का लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। नेचुरल नंबर का लिस्ट आप बना सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 5 लिखकर आप 3 डॉट दे दिए, बात खत्म हो गई। आपको पता चलता है ये इन्फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट हो लेकिन लिस्ट बना सकते हो तो 3 डॉट्स दे दिए। लेकिन रैशनल नंबर में वैसा आप कर ही नहीं सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट 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 दे दिए। ऐसा तो आप किसको लिख सकते हो, ऐसा आप इंटीजर्स को लिख सकते हो कि पीछे 3 डॉट दिए, स्टार्टिंग में 3 डॉट दिए, फिर बीच में कुछ नंबर लिखे, फिर आगे 3 डॉट दे दिए, तो इंटीजर्स हो गया। लेकिन रैशनल नंबर का लिस्ट बनानी है तो जब मैं 1 लिखता हूं तो 1 के बाद मैं क्या लिखूं मैं 1 के बाद में, ऐसा कौन सा नंबर है कि जो आप दावे के साथ कह सकते हो कि 1 के बाद में लिखी है। क्योंकि 1 और 2 लिखेंगे तो 1 और 2 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर से, इन्फाइनाइट रैशनल नंबर से, उनको कहाँ मेंशन करेंगे, तो उसका लिस्ट ही नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इरेशनल नंबर का लिस्ट नहीं बना सकते, आप रियल नंबर का लिस्ट नहीं बना सकते,
क्योंकि रियल नंबर में फिर से यही आते हैं। तो जिनको आप लिस्ट बना ही नहीं सकते हो तो उनको लिस्ट मेथड में लिखने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उनको आपको कुछ भी करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो रूल आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने रैशनल नंबर में बताया, यहाँ पर बताया। तो कुछ सेट ऐसे हो सकते हैं कि जो दोनों भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए आप, मैंने बिल्कुल 2 एग्जाम्पल लेके ये चीज़ बताई है, लेकिन इसको हम लोग जो एक्सरसाइज है तो उसमें से भी मैं बताऊंगा। मैं स्टेट बोर्ड का ही बुक के एक्सरसाइज शुरुआत में सॉल्व कराऊंगा, और फिर बाद में जो मेंस का बुक है मेरे पास में, सेंगेज का मेंस वाला जो बुक है, उसमें से क्वेश्चंस लूँगा अच्छे वाले, ठीक है। तो अगर गलती से भूले भटके अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है सेट के ऊपर तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ, इसलिए फिर मेंस के बुक से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि जो लिस्ट से दिखाया जा सकता है वही वेन डायग्राम में भी आ सकता है। जैसे मान लो यही ए सेट है, आप वेन डायग्राम से बताना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपने एक क्लोज्ड फिगर चुन लिया, सर्कल ये क्लोज्ड है, ठीक है। फिर आप, कई लोग बाहर नाम दे देते हैं, बाहर ही देना सही है क्योंकि अंदर आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन है, 4 एलिमेंट्स है, 2 3 5 7, बस आपने लिख दिया। तो पहले यहाँ पर पॉइंट भी दिए जाते थे, मतलब जितने नंबर से उतने पॉइंट्स दे दो और उन पॉइंट्स के बाजू में नाम लिख दो, लेकिन कुछ लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ लोग ये नोटेशन नहीं मानते तो सीधा नंबर लिख देते हैं। तो थोड़ा दूर लिखेंगे, नहीं तो ये 23 और 57 लगेगा, 23 एंड 57, तो थोड़ा दूर लिखना है। आप एक गलती मत करना, वेन डायग्राम में वो जो भाई साहब थे वेन नाम के, जो जॉन नाम का आदमी था, उसने इसमें कॉमा वगैरह नहीं दे रखा है, क्योंकि कॉमा देंगे कैसे, आप रैंडमली नंबर लिख सकते हो ना, आप कहीं पर भी नंबर लिख सकते हो, ऐसा कहीं पर भी लिख सकते हो, तो इनके बीच में कॉमा कैसे देंगे आप, तो वेन डायग्राम में कॉमा कभी नहीं आता, ठीक है। तो जो लिस्ट होता है वही वेन डायग्राम भी होता है, बस इसमें कर्ली ब्रैकेट होता है, इसमें क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस में ये अच्छा काम में आता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट, तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, समझने के लिए ये बहुत आसान होता है, इसलिए वेन डायग्राम का यूज़ एक्सेप्ट किया गया है, वो सही लगा, मतलब समझने में बहुत आसान है। लेकिन बात वही है कि जो लिस्ट है वही वेन डायग्राम है, मतलब जो चीज़ लिस्टिंग मेथड से बताई जा सकती है वही वेन डायग्राम है। जैसे अगर मैं रैशनल नंबर को लिस्ट मेथड में लिख ही नहीं पाता तो मैं वेन डायग्राम में भी नहीं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हुआ हमारा, फिर मैंने आपको लिस्टिंग मेथड बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया, वेन डायग्राम बता दिया। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ और बताना है मुझे, रोस्टर हो गया, सेट बिल्डर आप लोग लिख सकते हो इसी को, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह लिखना है तो आप, पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो, 11th का जो पार्ट 2 का बुक है उससे, ठीक है। हाँ, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको दोनों भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर और लिस्ट में, लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लिस्ट ही। हाँ, अब ये एग्जाम्पल बाकी रहेगा कि ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते लेकिन लिस्टिंग मेथड से लिखा जा सकता है, तो कुछ भी ले लो, अनशंड कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। जैसे मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा मून, फिर मैंने लिखा सन, फिर मैंने लिखा गोदावरी जो रिवर का नाम है। अब ये मैंने सेट क्लोज कर दिया। अब इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप बताइए मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में, दिक्कत है ना। ये तो मैंने जानबूझकर अलग अलग ले लिया कि मून, सन, गोदावरी, 5, जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं। आप नंबर भी लिख सकते हो इसकी जगह, अनशन नंबर लिख दो, कुछ भी, 5 ले लिया, फिर 49 लिख दिया, ठीक है, फिर आपने लिख दिया 1063, फिर आपने लिख दिया 1.7। अब इसको आप कैसे रूल के अंदर कैसे बांधेंगे बताइए, है ना। तो इनको रूल में नहीं बांधा जा सकता, ठीक है। तो ये तो मैंने सेट लिख दिया है, आई बात समझ में। तो ये सेट हो गया, लेकिन ये लिस्टिंग मेथड है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कुछ सेट ऐसे हैं जिनको सिर्फ लिस्ट से लिख सकते हो, कुछ सेट बिल्डर से। तो ये सबसे मेन चीज़ है, और मैं आपको यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहूँगा कि आप सेट बिल्डर को समझिए। ये जो भाषा है, ये जो लिखने का तरीका है कि कैसे सेट बिल्डर से लिस्ट मेथड में आया जा सकता है और कैसे लिस्ट से सेट बिल्डर में जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारे एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल है पहले दो, उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, फिर हम बात करेंगे टाइप्स की। चलिए, तो मैंने एक्सरसाइज 5.1, अब ये 5.1 एक्सरसाइज कहाँ से, 11 का जो पार्ट 2 का बुक है उसके अंदर जो 5th टॉपिक है उसका ये 5.1 एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट बनानी है, दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक जो चीज़ सेट्स को जब आप लिखते हो तब उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो कि बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं किया जाते, जो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को देख के मुझे ध्यान में आ गया अभी कि सेट के एग्जांपल रिपीट नहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी जैसे हम लोग लिखेंगे तो इसी में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देखने वाले इसके बाद में, तो 3 टाइप्स में अभी आपको बता देता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन में अगर जो हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये पहला क्वेश्चन और इसके बाद में, तो इसमें अगर कहीं पर उसका जिक्र आता है तो आपको समझने में दिक्कत ना होगी। तो सबसे पहला सेट आता है बेटा एम्प्टी सेट, टाइप में एम्प्टी सेट आता है, फिर आता है सिंगलटन सेट, और फिर आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये हम 10 टाइप देखने वाले हैं सेट के, उसमें से ये 3 टाइप्स है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एम्प्टी सेट की, कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो आप सेट को डिफाइन तो करेंगे, सॉरी डिनोट तो करेंगे, जैसे ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो आप बस खाली करली ब्रैकेट्स डाल देंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये बन गया आपका एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं दिख रहा, मतलब ये एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब क्या, खाली। तो इसको एक और नाम दिया गया है एम्प्टी सेट को, दैट इज नल सेट, NULL, नल सेट। या फिर इसको और एक नाम है, दैट इज वॉइड सेट, VOID, वॉइड का मतलब खाली। ठीक है, नल का भी मतलब होता है खाली, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको खाली सेट कहा गया। अब इसको, क्योंकि इसकी ये खासियत है, इसलिए इसको नोटेशन भी खास दिया गया है कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है तो उसको इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। ये नोटेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। इसको फी मत बोलना, दिस इज नॉट अ फी। पता नहीं क्यों नहीं फी बोलते, फी बोलना चाहिए, अच्छा लगता है फी, है ना, लेकिन वो बोलते फाई। तो ठीक है, फाई तो फाई, अपना क्या जा रहा है, ये है फाई। फाई का मतलब क्या, सेट थ्योरी के अंदर फाई का मतलब क्या, इट इज अ नल सेट, इट इज अ वॉइड सेट, इट इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है जिसको आप फाई से डिनोट करेंगे। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज आ जाती है, एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं, सर फिर अगर हमारे पास ऐसा सेट है कि जिसके अंदर 0 लिखा हुआ है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? मेरे भाई, 0 खुद एक एलिमेंट है, उसको आप उस सेट के अंदर जगह दे रहे हो, तो वो एम्प्टी कैसे बना? एक तो एलिमेंट आ गया ना उसके अंदर, जो जिसका नाम 0 है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, ठीक है ये बात समझ में आ गई, सो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देते और बोलते क्या ये एम्प्टी सेट है? फिर मैं कहूंगा बेटा ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट है जो फाई है। समझ रहे हो मेरी दुविधा, समझ रहे हो मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं? इसको समझिए, ये केस सिंगलटन सेट का है, इसके अंदर एक एक एलिमेंट मौजूद है। एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो सेट एम्प्टी सेट है। बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? आप सिंगलटन सेट की बात करते हैं, नाम से ही पता चलता है, सिंगल मतलब एक होना, सिर्फ एक ही चाहिए। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कोई भी सेट लिख दो। जैसे मैंने P नाम का सेट लिख दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1, जैसे मैंने P लिख दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया औरंगाबाद, बस ये एक ही एलिमेंट। कुछ भी, जैसे मैंने Q नाम का सेट लिख दिया जिसके अंदर लिख दिया मैंने डायमंड, बस सेट क्लोज। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है उसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। आई बात क्लियर? और तीसरा टाइप है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट्स फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या? सीमित है। फाइनाइट का वही मतलब होता है ना, सीमित, मतलब जहां पर सेट एंड होता है, ये डॉट 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 वाला सीन नहीं चलेगा। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4
और डॉट 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 3 डॉट्स दे देंगे, मतलब उसका मतलब होता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैथमेटिक्स में 3 डॉट्स का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं ये वाला सेट लिख देता हूँ, कोई भी दूसरा सेट ले लो, जैसे ये ए सेट है, जब ए सेट जो है फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स फाइनाइट है, मतलब आपको ये डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो एक होता है कि जिस सेट के अंदर के एलिमेंट्स आप सभी एलिमेंट्स मेंशन नहीं कर पा रहे हो, वो हो गया इनफाइनाइट सेट, और एक होता है कि जो सीमित होता है, जो है फाइनाइट सेट। तो ये 3 बेसिक टाइप्स है सेट के, ठीक है। चलिए, तो इसको हम इसके साथ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, तो फिर बात ही ख़त्म होती है। फिर उसके बाद सीधा बचे हुए टाइप्स ही देख सकते हैं हम लोग। एक और चीज़ आती है जो कि टाइप्स नहीं है, एक दूसरा ही पॉइंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। कोई भी सेट दिया है, देखो नाम से ही पता चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट का मतलब क्या, कि उस दिए हुए सेट में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं, कितने एलिमेंट्स है, बस उनको गिनना है। तो इसको कार्डिनलिटी भी बोला जाता है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सेट कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर, दिए गए सेट का कार्डिनल नंबर, इसका क्या मतलब होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिख दिया जिसके अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था AEIOU वाला, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट लिखना है इस सेट में, तो इसका नोटेशन होता है स्मॉल n, इसको पढ़ते हैं कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज डिनोटेड बाय दिस, एंड कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट का नोटेशन ध्यान में ले लेंगे। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 कितने हो गए, 0। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 उसका एलिमेंट है, अब हमारा 0 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला 0 है, मतलब ए 5 सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो कोई भी नहीं होता, 0 होते हैं, मतलब 0 नहीं होता उसके अंदर, एक भी एलिमेंट नहीं होता। कोई भी सिंगलटन सेट है तो उसके अंदर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंगलटन सेट कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। तो ये था बेटा पॉइंट हमारा, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा टारगेट ये है कि हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखे गए हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है लिस्टिंग मेथड में। कैसे करेंगे, पहला सेट देखते हैं। तो नोटेशन तो वही रहता है, नोटेशन बदलता नहीं है। आप उसी सेट का लिस्ट बना रहे हो तो उस सेट को ए से डिनोट किया, तो लिस्टिंग मेथड में भी ए से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब कहते क्या है, ए ऐसे सारे एक्सों का सेट है कि वो एक्स क्या है, एक्स लेटर है किसके अंदर का, इस वर्ड के अंदर का। तो लिस्ट में क्या आएगा, लिस्ट में क्या आएगा, इस वर्ड के लेटर्स आएंगे। अब लेटर्स एक एक लिखना स्टार्ट करना है, M O V E M E N एंड T, ठीक है। ये आपने लेटर्स लिख दिए, क्योंकि सेट ही वो था। सेट क्या कह रहा है, A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट है, मूवमेंट इस वर्ड के अंदर आने वाले लेटर्स। अब सेट का बहुत ही जरूरी रूल कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हमें कहा गया है कि मूवमेंट वर्ड के अंदर आने वाले जितने भी लेटर्स है उनका ये सेट है। तो ऑब्वियसली हम सारे लेटर्स को कॉमा देके अलग अलग करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे बाय गिविंग कॉमास इन बिटवीन देम। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर पहली बार मैंने M लिखा है तो बाद में M लिखने का मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि एक ही आदमी को आप डबल कैसे गिनेंगे। जैसे 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 मान लो कि आपको क्या एग्जाम्पल दूँ, मतलब आपने कोई एक सेट लिखा है तो उसके अंदर आप रिपीट क्यों करेंगे, क्योंकि सेट का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि वो जो आप उस मेंबर को ले रहे हो उस सेट के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मुझे एग्जाम्पल जल्दी ध्यान में नहीं आते। जैसे मान लो 10 देश है, उनके कैप्टन्स का नाम लिखना है क्रिकेट टीम के। अब आप विराट कोहली लिख रहे हो
फिर आपने लिख दिया, और कौन होता है कैप्टन किसी और टीम का, कोई भी मान लो, जैसे मान लो ए बी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका का है, मान लो है, कभी तो कभी होगा ही कि एक आध मैच के लिए तो रहा होगा। आपने विराट कोहली लिख दिया, ए बी डिविलियर्स लिख दिया, फिर आपने मैक्सवेल लिख दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर पता नहीं इंग्लैंड के लिए कोई और है, कौन है, कोई होगा, उसको आपने लिख दिया। अब आप फिर से विराट कोहली लिख रहे हो, क्या मतलब इसका? कुछ नहीं मतलब, समझ रहे हो बात को? तो एक ही आपको पता, मतलब एक सेट के अंदर एक एलिमेंट ले लिया, फिर उसको डबल मेंशन क्यों करना है? तो नहीं करना है, ध्यान में रखेंगे। तो एम आ गए एक बार, फिर बात खत्म, फिर उसके अंदर दोबारा आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं। जैसे आपने ई लिख दिया एक बार तो दूसरे बार लिखने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअल में इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए आपके, कितने एलिमेंट्स आ गए? एम, वो, वी, ई, एन, टी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर्स है, लेकिन सेट में 6 ही आ रहे हैं। 2 क्यों हटाए? क्योंकि 2 डबल आ रहे थे, एम डबल आ रहा था और ई डबल आ रहा था, तो एक ही बार लिखेंगे। तो ये बहुत अहम रूल है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कभी रिपीटेडली लिखा नहीं जाता, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। तो बस बात खत्म हो गई, बन गया आपका लिस्ट मेथड वाला। तो आप ये दोनों भी एक ही सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, आपने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। आप कन्वर्ट कर सके इसलिए किया, अगर नहीं कर सकते तो नहीं लिखेंगे। नंबर 2 बी सेट है। तो बी सेट के अंदर क्या दिया है? बी सेट ऐसे सारे एक्सों से बना है, और वो एक्स क्या है? एक्स इंटीजर है, लेकिन किसके बीच का इंटीजर है? तो -3/2 एंड 9/2 के बीच का इंटीजर है। अब -3/2 और 9/2 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या, आपको देखना है, ठीक है। तो -3/2 एंड 9/2 बेसिकली है क्या? नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको इंटीजर लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो मतलब रैशनल नंबर नहीं लिखना है, इन दो नंबर्स के बीच का x जो है वो आपका इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं कि 3/2 जो होता है वो क्या है बेसिकली? 3/2 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या है? 1.5 बनता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1.5, और ये कितना बनता है? 4.5 बनता है। तो -1.5 मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर आपका नंबर है -3/2 कहीं पर, और इधर आपका 1 है, 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, और ये 5 है। 1 2 3 4, और यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 4.5 है, दैट इज 9/2। तो आपको इस और इस नंबर के बीच के जितने इंटीजर्स है उनको आपको लिखना है सेट के अंदर। क्यों? क्योंकि बी को कैसे डिफाइन किया है? बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और वो एक्स किन दो नंबर के बीच में? इन दो नंबर के। तो कौन कौन आता है इनके बीच में? -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1 2 3 4, बस। तो ये आ गया आपका लिस्ट, ठीक है। आगे थर्ड नंबर का C, ऐसे सारे एक्सों का सेट है। C इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। C के अंदर कैसे x है? तो x इज इक्वल टू 2n+1, और n कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है। मतलब इस सेट के अंदर कौन है? x, और x कैसे डिफाइन किया है? 2n+1। n कहाँ से लेना है? सेट ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर में पहला कौन आता है? 1 आता है। तो जब आप C के एलिमेंट्स लिखने लगोगे तो आपको x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की अलग वैल्यूज के लिए x के क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं वो सारे हैं मेंबर्स ऑफ C। तो n 1 लेंगे आप तो 2 + 1 बन जाएगा 3, ये पहला मेंबर हुआ। फिर n का वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। फिर n का वैल्यू 3 लिया, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। फिर n का वैल्यू 4 लिया, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। फिर n का वैल्यू 5 ले लिया, फिर 5 2 ज़ा 10 + 1 11। ऐसा कब तक करते जाओगे? आपको पता चल गया कि आपने कुछ नंबर्स लिख दिए जिससे प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, तो बस फिर आप उसके बाद में 3 डॉट्स दे देना और बात खत्म हो गई। तो इस पैटर्न में हमारे नंबर्स बंधे हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है बेटा सेट बिल्डर से लिस्ट में जाना, ठीक है। अब लिस्ट से सेट बिल्डर में कैसे जाया जाता है ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हमें अभी सेकंड क्वेश्चन है कि जो लिस्ट मेथड में दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि रूल को ढूंढना होता है। रूल पहचान में आना चाहिए कि ये जो लिखे हुए नंबर से किस रूल के तहत है, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब लिखने के तरीके।
कोई वर्ड्स के फॉर्म में भी रूल को बांध सकता है और कोई सिंबॉलिकली भी रूल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, जैसे पहला सेट है तो अब इसको कोई भी नोटेशन नहीं है, इस सेट्स को तो हम भी नोटेशन नहीं देते हैं, बस उसको हम लोग सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कह के बुलाएंगे। अब ये तो क्या है बेटा, ये तो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, बस एक्स 0 है और कुछ नहीं, बात खत्म। लेकिन आप इसको और भी थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। मैंने क्या लिखा, इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स एक्स है, लेकिन एक्स किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। लेकिन एक्स कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ होल नंबर से। तो सेट ऑफ होल नंबर में -1 और 1 के बीच में एक ही नंबर होता है, वो 0। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 0। तो आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी। या फिर आप वर्ड में भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए, कैसे लिखेंगे वर्ड में अगर लिखना है तो, मतलब इसी चीज़ को आप वर्ड में लिखेंगे और क्या करेंगे, एक्स इज ए नंबर बिटवीन -1 एंड 1 एंड इट कम्स फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर। तो एक ही बात होगी, मतलब जो मैं वर्ड में बोल रहा हूँ उसी को मैंने सिंबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले सिंगलटन सेट को हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेकंड वाले को लिखेंगे, तो सेकंड वाले में आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, +-1 दिख रहा है, +-2 +-3, मतलब इंटीजर्स है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is less than 4 and x is greater than x is less than 4 कहेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, एंड ग्रेटर देन लिखेंगे -4। तो -4 और 4 के बीच के सारे नंबर्स, लेकिन यहां पर मेंशन करना पड़ेगा दैट x comes from इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी लेने हैं। तो आपका ऐसा सेट है, ये ऐसे एक्स है इस सेट के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स है कि जो -4 और 4 के बीच में लाया करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर से एक्स आ रहा है मेंशन नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्स एन लिखते हो, एक्स बिलोंग्स टू एन लिखते हो, तो अगर x बिलोंग्स टू n है और x अगर -4 और 4 के बीच में, तो आप सिर्फ -4 और 4 के बीच के सिर्फ नेचुरल नंबर ही सेट का हिस्सा बनेंगे, मतलब 1 2 3 सेट के अंदर आएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, तो -4 से बड़े से इंटीजर्स कौन कौन से, -3 है, -2 है, फिर 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेकंड वाले सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड के अंदर की प्रॉपर्टी क्या है समझते हैं। थर्ड में 1/2 लिखा है, फिर 2/5 लिखा है, फिर 3/10 लिखा है, फिर 4/17। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड किया है और जो नंबर आता है वो डिनोमिनेटर में लिखा है। जैसे यहाँ न्यूमरेटर में 1 है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 और उसमें 1 ऐड कर दिया, जो नंबर आया वो नीचे लिखा। 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 में 1 ऐड कर दिया, जो नंबर आया वो नीचे लिखा। 3 का स्क्वायर होता है 9, उसमें 1 ऐड कर दिया, 10 आता है, नीचे लिखा। मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी पकड़ ली। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x कैसे डिफाइन किया, तो x इज इक्वल्स टू ऊपर जो नंबर ले रहे हो उसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड किया जा रहा है और वो डिनोमिनेटर का नंबर बन रहा है। तो n अगर आप ऊपर लेते हो तो n का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको n को डिफाइन करना होगा कि n क्या क्या लेना है। तो देखिए n कहाँ से आ रहा है, n आप 1 लेना है आपको, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 सभी नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक, लेस देन इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। और n को फिर लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप यहाँ पर नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, होल नंबर भी लिख सकते हो, इंटीजर भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी लिखिए, क्योंकि तीनों में भी 1 और 7 के बीच के नेचुरल नंबर जो है वो 2 3 4 5 6 ही आते हैं। मतलब 1 और 7 भी लेना है क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप नेचुरल नंबर ही लो, ऐसा जरूरी नहीं, आप होल नंबर भी लिख सकते हो, तभी भी वही नंबर्स आएंगे। इंटीजर्स भी ले सकते हो क्योंकि वही नंबर्स आएंगे। बस रैशनल और इरेशनल वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि फिर इनके बीच में इन्फिनिट नंबर हो जाएंगे। तो आई बात समझ में। आप n की एक एक वैल्यू इसके अंदर डाल के देखिए, आपको यही नंबर सारे मिलेंगे। n का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 बाय आपको मिल गया 2,
n का वैल्यू 2 रख दिया तो 2/5 मिला, n का वैल्यू 3 रख दिया तो 3/10 मिला। आई बात समझ में? अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल में आपको 0 दिख रहा है, फिर -1 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, -5, फिर 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, मतलब ऐसे चलता ही जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पॉजिटिव नंबर जो है वो इवन नंबर्स आने वाले इसके अंदर, और जो नेगेटिव नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है। ठीक है, ऑड इंटीजर्स है, सॉरी ऑड नेगेटिव इंटीजर्स है एंड इवन पॉजिटिव नंबर्स है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप समझिए बात को। आपके पास -1 है, -3 है, -5 है, -7 है, और ऐसे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। फिर आपके पास एलिमेंट से 2 है, 4 है, 6 है, और ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो और 0 भी तो आना है, तो क्या इसको हम रूल में बांध सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं -1n-1 लिखता हूँ और n का वैल्यू अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेता हूँ, हमें करके देखना है, अभी हमें पता नहीं कि सही आएगा कि नहीं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, -1/0, -1/0 कितना आता है? -1/0 1 आता है, मतलब हमें 0 नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे 0 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब वही जो मैंने इसके सिर के ऊपर लिखा है। तो 1 जब मैं लूँगा तो 1 - 1 0 होगा, यहाँ पर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट तो मुझे मिल गया। अब अगर मैं n का वैल्यू 2 इसके अंदर रख के देखता हूँ, तो रखिए n का वैल्यू 2, तो -1/2 2 - 1 1 आएगा, इंटू यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, तो -1/1 आता है, -1 इंटू 1 दैट इज -1 मिल रहा है, तो -1 मेरे पास है। अब मैं n का वैल्यू रख के देखता हूँ 3, अगर मैं n का वैल्यू इसके अंदर 3 रखता हूँ तो -1/3 3 - 1 मिलेगा 2, और यहाँ पर भी 3 - 1 मिलेगा 2, तो -1/2 आता है 1 इंटू 2, तो मुझे 2 मिल रहा है। मतलब मुझे नेगेटिव इंटीजर भी मिला, नेगेटिव ऑड नंबर भी मिला, नेगेटिव ऑड इंटीजर एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर भी मिल गया। अब इसी प्रकार से अगर मैं n का वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 - 1 बनेगा 3, और यहाँ बनेगा 4 - 1 3, तो ये नेगेटिव आएगा तो -3 मिलेगा। और मैं 5 रखता हूँ तो -1/5 - 1 4 एंड 5 - 1 4, तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब इस फॉर्मूले से ये सारे नंबर्स मुझे मिल रहे हैं जो कि इन्फानाइट है। तो मैं फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा? अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू -1/n-1 इंटू n-1, लेकिन n कहाँ से आ रहा है? तो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना। ठीक है, तो बहुत सारे लिस्ट मेथड में डिफ़िकल्ट होते हैं नंबर, जिनको किस रूल में बांधा जाए ये जल्दी से पहचान में नहीं आता, तो ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पर ऐसे करके देखना होता है। जिस तरीके का नेचर है नंबर का उस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना होता है, उसको रूल में बांधना होता है जिसके तहत आप उसको ऐसे लिख सके। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कंप्लीट। और टाइप्स में हमने 3 टाइप्स देखे हैं, फिर कार्डिनलिटी भी प्रॉपर्टी देखी हमने सेट की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 7 टाइप बचे हैं मेरे ख्याल से। अभी इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करना सही नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 8 मिनट की हो चुकी है। तो जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मेरे साथ कभी नहीं होता, ये मेरे ज़िंदगी में लिखी हुई बात है। मैंने डिसाइड किया था कि इस वीडियो में मैं टाइप्स तक ख़त्म करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि एक बार बात करना स्टार्ट कर देता हूँ तो चीज़ें ख़त्म जल्दी नहीं होती और बहुत टाइम लगता है मुझे चीज़ों को बताने में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके मैं टाइप्स मेंशन करूंगा, क्योंकि अब टाइप्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें इंपॉर्टेंट भी है। टाइप्स में मैं सबसे मेन चीज़ जो बताऊंगा वो सबसेट है। सबसेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेट के अंदर, क्योंकि सबसेट से ही फिर सुपर सेट आता है, फिर पावर सेट आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो फिर यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होता कि यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ये हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कैसे लिखा जाता है वो भी देखेंगे कि जैसे मैं सबसेट लिख रहा हूँ तो सबसेट का डेफिनेशन अब इसके बाद में मैं सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करके कैसे लिख सकता हूँ।
तो ये मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझना ज़रूरी था। तो ये इस वीडियो में जितना भी कहा गया है वो अच्छे से समझ में आ गया तो भी बात बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे, और टाइप्स के ऊपर तो खैर कोई एग्जाम्पल नहीं होते, इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, ऑपरेशंस भी डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि टाइप्स सारे ख़त्म करें, टाइप्स तो हो ही जाएंगे लेकिन ऑपरेशंस जितने हो सकते हैं ख़त्म करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।